हेलो एवरीवन, दिस इज योर असिस्टेंट एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आप सभी लोगों का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को चैप्टर डेवलपमेंट। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। बच्चों, लास्ट क्लास तक आप लोगों को मैंने ये समझाया था कि जब हम कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो इनकम एक बहुत मेजर क्राइटेरिया रहता है कंपेयर करने के लिए, लेकिन टोटल इनकम को नहीं, एवरेज इनकम को लिया जाता है। बट एवरेज इनकम में भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, वो हमें डिस्पैरिटी के बारे में नहीं बताती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताती, दूसरे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को इग्नोर करती है। तो फिर अब करना क्या है, कंपेयर कैसे करना है? तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एवरेज इनकम के अलावा और भी कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि हम कंसिडरेशन में लेते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। नाउ, जैसे कि आप लोगों ने जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करी थी तो आपने देखा था कि यार इनकम डेफिनेटली हर इंडिविजुअल को चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कभी कभी इनकम के अलावा दूसरा क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीजें भी कभी कभी इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे वही चीज लिखी है कि जब हमने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स को देखा था, इंडिविजुअल डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस और गोल्स को देखा था, तो वी फाउंड आउट दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम but they also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind। तो एक इंसान जब अपनी डेवलपमेंट की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही लेके नहीं चलता, बल्कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब भी वो अपने दिमाग में रखता है और तब डेवलपमेंट की बात करता है। सिमिलरली उसी तरीके से जब भी आप किसी देश की या रीजन की बात करते हो तो एवरेज इनकम के अलावा, यहाँ पर बच्चों क्या बात हो रही है कि एवरेज इनकम के अलावा आप दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को भी तो देखोगे जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करोगे। जैसे कि एक देश के अंदर पढ़े लिखे कितने लोग हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, वहां पर हेल्थ स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज खराब हैं और सिर्फ बता दो कि एवरेज इनकम अच्छी है, तो इससे काम थोड़ी ना बनेगा। तो यहाँ पे वही बात होती है कि एवरेज इनकम के अलावा या फिर इनकम के अलावा और भी ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट को देखना या कंपेयर करना अलग अलग कंट्रीज को काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दीज आर ऑल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो हमको इंडिकेट करेंगी कि हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस किसी कंट्री या क्षेत्र या स्टेट में किस प्रकार का है। सबसे पहला ऐसा इंडिकेटर आ रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMR भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? बच्चों, इन्फेंट होता है बच्चा बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल या 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको इन्फेंट बुलाया जाता है। और उस इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है उस 1 साल के टाइम पीरियड को पहुंचने से पहले, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डाइंग। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 1 साल में, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। और बच्चों ये जो क्राइटेरिया है, एक तरीके से अगर कहीं पर ऑब्वियसली अगर बोला जा रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, दैट मीन्स कि वहां पे ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है, दैट मीन्स कि हेल्थ कंडीशन वहां खराब है और डेवलपमेंटल स्टेटस वहां का अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर कहीं पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो डेफिनेटली वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि वहां के हेल्थ जो कंडीशंस है, जो फैसिलिटीज है, वो ज्यादा बेहतर होंगी, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द लिटरेसी रेट, विच इज डेफिनेटली एन एजुकेशनल क्राइटेरिया। लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, who can read and write in the age group of 7 and above। 7 साल से ऊपर का जो एज ग्रुप है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लिटरेसी रेट जहां पे ज्यादा होगा दैट मींस डेवलपमेंट वहां बेहतर है, जहां लिटरेसी रेट कम वहां डेवलपमेंट भी कम। तीसरा यहां पर इंडिकेटर आ गया है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मेजर करता है कि 14 से 15 साल के एज ग्रुप में जो बच्चा है, कितना बच्चा उनमें से रेगुलर बेसिस पे स्कूल को अटेंड कर रहा है। तो कहीं का अगर नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है, दैट मींस ज्यादा बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दैट मींस वहां का डेवलपमेंटल स्टेटस अच्छा है। लेकिन कहीं का अगर नेट अटेंडेंस रेशियो कम दिखाई देता है आप लोगों को, दैट मींस वहां पे डेवलपमेंटल स्टेटस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किस साल की बात हो रही है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एक इन्फेंट की बात हो रही है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। जब हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 7 एंड अबव एज ग्रुप की बात हो रही है। जब हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो वो 14-15 ईयर ओल्ड्स की बात हो रही है। तो इस एज ग्रुप को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ये जो सवाल हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे
कुछ इंडिकेटर्स हमने आपको बताया जिससे कि आप हेल्थ लेवल्स और एजुकेशनल लेवल्स किसी भी जगह के पता लगा सकते हो। नाउ इसके अलावा और भी होते हैं बट ये थोड़े से आपको बता दिए हैं। नाउ अब एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम काफी नहीं है डेवलपमेंटल स्टेट जानने के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम दी गई है हरियाणा, केरला और बिहार की। हरियाणा की सबसे ज्यादा है, केरला की उससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ही कम है, और बिहार की तो बहुत ही ज्यादा कम है, बिहार तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर बच्चों जब हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को देख रहे हैं तो नंबर 1 पे आ रहा है हरियाणा, है ना, सब नंबर 1 पे हरियाणा आ रहा है। नंबर 2 पे क्या आ रहा है? नंबर 2 पे हमारा केरल आ रहा है, यानी कि केरला आ रहा है, और नंबर 3 पे हमारा यहाँ पे बिहार आ रहा है। लेकिन वहीं पर अब जरा देखते हैं हमारे हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर्स के बेसिस पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 30 चिल्ड्रन पर 1000 बर्थ्स, है ना। तो 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से 30 बच्चे एज अ प्रोपोर्शन जो निकाला जा रहा है कि 30 बच्चों की मौत हो गई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। केरला में है 10 और बिहार में वही रेट है 35। बच्चों अगर देखा जाए तो केरला में सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। दैट एक्चुअली मींस कि केरला में जो हेल्थ कंडीशंस है वो सबसे ज्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पे तो केरला नंबर 1 पे आ गया, हरियाणा 2 पे, बिहार 3 पे। लिटरेसी रेट में देखा जाए सबसे बेहतर केरला परफॉर्म कर रहा है 94%, फिर हरियाणा, फिर बिहार। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करी जाए तो कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन केरला में बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड कर रहे हैं, फिर हरियाणा और फिर बिहार। जब आपने यहाँ पे इन इंडिकेटर्स की बदौलत हेल्थ एंड एजुकेशन को देखा है तो आपको क्या पता चला कि नंबर 1 पे आ रहा है केरला, नंबर 2 पे आ रहा है हरियाणा, और नंबर 3 पे अभी भी बिहार ही आ रहा है। पर बच्चों एक बहुत मेजर चीज जो यहाँ पर हमको पता चलती है वो ये है कि आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ ये जो इंडिकेटर्स है हेल्थ और एजुकेशन के, इनको देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको किसी जगह का जो असली डेवलपमेंटल रेट है या फिर असली डेवलपमेंट है वो पता चल पाएगी। तो यहाँ पे अब हम कंक्लूजन, पहले तो अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखते तो हम आराम से बोलते थे हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, बट नहीं, जब हमने बाकी चीजें देखी तो अब हम एक ओवरव्यू देख पा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, और अब हम कंक्लूजन में ये बोल पाएंगे कि केरला जो है उसमें डेवलपमेंटल लेवल हरियाणा और बिहार से ज्यादा है। व्हेन वी हैव लुक्ड एट द मटीरियल क्राइटेरिया यानी कि इनकम एंड द नॉन मटीरियल क्राइटेरिया, तो दोनों क्राइटेरियाज को देखने के बाद इस कंक्लूजन पे हम आए हैं कि केरला इज परफॉर्मिंग बेटर, राइट, बेटर ऑफ द लॉट। ओके, सो इसलिए पर कैपिटा इनकम काफी नहीं है ये सब चीजें जानने के लिए। चलो अब आगे देखो, अभी तक आपने देखा था कि एवरेज इनकम ही मानी जाती थी सब कुछ, एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा था धड़ाधड़। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी वही करा, वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर कर दिया, हाई लेवल, लो लेवल, लो मिडल, है ना, ये सब करके। पर बच्चों यहां पर वहीं पे आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि निकाली जाती है यूएनडीपी द्वारा। देखिए, इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली हम डिसएग्री कर ही नहीं रहे, इनकम का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन स्टिल इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, इनएडिक्वेट है, काफी नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो इस वजह से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको पब्लिश करा जाता है यूएनडीपी द्वारा, जो कि क्या है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट के जरिए कंपेयर करा जाता है दुनिया भर की कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल लेवल्स, देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम। अब मजा आया, तो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो एवं ही किसी एक चीज के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रही है बच्चों। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल्स सब कुछ अकाउंट में लेके कंपेयर कर रही है। एंड अब हम ये बात बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हैं कि जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया है वो ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया है दैन द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हर एक क्राइटेरिया को लेकर कंपेयर करा जा रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है कंपेयर करने का। आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और इस वजह से मैं बार बार बच्चों को बताकर चलती हूँ कि देखिए क्या लिखा है, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक।
यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से डिफरेंट कैसे है। तो सिंपली बच्चों आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंटर्स लिखने होंगे, इसको आज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इस सेशन के बाद में लिखिएगा कि यूएनडीपी जो है वो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद बच्चों आप लिखोगे कि मतलब यूएनडीपी जो है जब कंट्रीज को कंपेयर करता है तो एवरेज इनकम भी लेता है, एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस, सारी चीजें लेता है, मटेरियल नॉन मटेरियल क्राइटेरिया दोनों यूज करता है। बट वर्ल्ड बैंक जब कंपेयर करता है तो वो सिर्फ एवरेज इनकम लेता है और कंट्रीज को कंपेयर करता है, जो कि काफी मटेरियल क्राइटेरिया है। तो इसी तरीके से आपका डिफरेंस जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर एक तरीके से 2014 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें दी गई है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश ही हैं सारे, श्रीलंका है, इंडिया है, फिर म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो हमारे देश के साथ साथ हमारी नेबरिंग कंट्रीज दी गई हैं बच्चों। तो आप अगर नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो उसमें सबसे बढ़िया पर कैपिटा इनकम आपको श्रीलंका की ही दिख रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अब ये क्या होता है भाई, ये भी एक इंडिकेटर है बच्चों हेल्थ स्टेटस को मेजर करने का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि जब आप एक कंट्री में पैदा होते हो तो वहां पे डेफिनेटली कोई बर्थ रेट, डेथ रेट होता होगा कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग किस एज पे जाके मर रहे हैं। तो उसमें एक एवरेज निकाली जाती है कि कौन सी एज पे जाके लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, तो जितना बढ़िया लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा दैट मीन्स उतना बढ़िया, उतना मतलब जितना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा मतलब उतनी बढ़िया डेवलपमेंटल कंडीशन है, जितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा उतनी खराब डेवलपमेंटल कंडीशन है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज्यादा श्रीलंका में हमको दिख रही है। लिटरेसी रेट देखे तो वो भी हमको नहीं, नंबर 1 पे म्यांमार में दिख रहा है, बट श्रीलंका पीछे नहीं है, 1% से पीछे है, श्रीलंका में 91.2% है। और बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक की भी बात करें तो रैंकिंग में भी सबसे आगे और सबसे पहले श्रीलंका ही है। श्रीलंका के बाद 73 के बाद यहाँ पे 135 पे इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ पर 142 पे बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर पाकिस्तान है और लास्ट में म्यांमार है। कोई नहीं, हम भी थोड़ा पीछे ही हैं, कोई इतना आगे नहीं है, बट ऐसे 2014 का डेटा है। तो इसके हिसाब से तो श्रीलंका बाकी एस्पेक्ट्स और हर चीज़ को देखने के बाद HDI रैंक जो उसकी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उसकी रैंक है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है आउट ऑफ द अदर कंट्रीज। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इंडिकेटर आ गया है विच इज़ द बॉडी मास इंडेक्स। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर जब तक आप एक एडल्ट नहीं होना तो उसको कैलकुलेट मत करना, क्योंकि फिर ये वेरी करता है, अभी तो बढ़ते हुए बच्चे हो आप। अब लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो तब तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अपना करने मत बैठ जाना। देखो दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। आपको इसमें सिंपली क्या करना है, ये भी एक हेल्थ इंडिकेटर है बच्चों, आपको आपका जो भी वेट है, ठीक है, जो भी वेट है उसको केजीज में लेना है, उसके बाद जो हाइट है उसको मीटर्स में लेना है, हाइट का स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है। अगर ये जो नंबर है एक तरीके से 18.5 से कम आएगा दैट मीन्स कि आप क्या हो, आप हो अंडर नरिश्ड हो। लेकिन अगर ये नंबर 25 से ऊपर आता है तो आप हो ओवरवेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5 से अगर कम ये फिगर आती है, ये जो नंबर आएगा, अगर ये 18.5 से कम आएगा दैट मीन्स आप लोग अंडर नरिश्ड माने जाओगे। लेकिन अगर ये 25 से ज्यादा है दैट मीन्स आप ओवरवेट माने जाओगे। तो आप जब एक 18 साल के हो जाना उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, अभी भी कर सकते हो मजे में, सीरियसली मत लेना उस चीज को, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है, 18.5 से कम अंडर नरिश्ड, 25 से ऊपर ओवरवेट। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है ये रहा, ये आपका आज का होमवर्क है। तो अगले सेशन से पहले आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके आना है, कैलकुलेट करना है BMI, ठीक है। अभी मैम ये SST की क्लास है या मैथमेटिक्स की, तो यार थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। कभी कभी MCQ में पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिर ये मत सोचना अरे मैथ्स कहाँ से आ गई। हल्के से इकोनॉमिक्स की न्यूमेरिकल्स है, थोड़े बहुत प्यारे प्यारे से। देखो अगर एक इंसान का वेट है 65 kgs और उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो यार वैसे तो कन्वर्ट करना पड़ता, बट इन्होंने ऑलरेडी 1.65 मीटर यहाँ लिख दिया है। तो इसका BMI कैलकुलेट करना है, कितना होगा, ठीक है। अब सिंपली मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे केजीज में वेट दे रखा है, तो 65 kgs वेट है, हाइट है 1.65 मीटर, इसका आपको स्क्वायर करना होगा
जो भी आंसर आता है उसके हिसाब से आपको मेरे को आंसर भी लिखिएगा कमेंट्स के अंदर, और फिर लिखिएगा कि वो इंसान अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है, या उसका सही है बिल्कुल बीएमआई। ठीक है, तो अगर अच्छा एक और चीज जो मैं बतानी भूल गई आपको वो ये है कि अगर 18.5 से 25 के बीच में आता है, दैट मीन्स इंसान की हाइट के हिसाब से उसका वेट बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही आपको बताना है कि या तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, या अंडर नरिश है, ओवरवेट है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगेन लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली सब बता दी, इक्वेशन भी बना के दे दी, हर चीज कर दी, बस सॉल्व करनी है आपको, और मुझे आंसर जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। टेक केयर बच्चा पार्टी, आगे से इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।